10वीं के मेरे प्रिय जिज्ञासु बच्चों, बेटा मैं तुम लोगों को ये चौपाई और शिष्टाचार को बतलाया था। मैं समझता हूँ कि मेरे सब बच्चे जरूर शिष्ट होंगे, शिष्टाचार निभाते होंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु मात। ये मैं लिखवा दिया था, कॉपी में लिख लो। और प्रातः काल जैसे ही सो, हाँ प्रातः काल को याद रखना, सामान्य बात है प्रातः काल, परंतु निभाना बड़ा मुश्किल होता है। समझ में आया? प्रातः काल किसको कहते हैं? भगवान सूर्य नारायण के उदय काल के पहले का समय प्रातः काल कहलाता है। तो उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय जो कुछ भी याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। वातावरण शांत है, समझ में आएगा। भगवान जगत पिता परमात्मा हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरु के घर जाकर के ज्ञान अर्जन। खैर व्यवस्था थी, आज की व्यवस्था विद्यालय में जाकर के हम ज्ञानार्जन करते हैं, ये भी अच्छी है। परंतु प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माता। ये शिष्टाचार, ये हमारी आर्य संस्कृति, हिंदू होने के नाते, हिंदू धर्म जिसका कि विदेश अनुकरण करने को तैयार है, ऐसा आदर्श संस्कृति है भारतवर्ष की। बड़ी विडंबना है इस तुम्हारे देश के कुछ लोगों की कि अपने देश की आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति को छोड़ करके विदेशी संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। फिल्म जैसा दिखाता वैसा सब हो रहा। ये तो सरकार की कमजोरी है, आर्य संस्कृति को छोड़ करके अन्य संस्कृति को फिल्म में दिखाना। पोशाक भी बेढंगा, बोलचाल भी बेढंगा, खान पान भी बेढंगा, जूता पहने कुर्सी में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। क्या मर्यादा थी उस समय? जमीन पर बैठ करके आचमन करके भगवान को समर्पण करने के उपरांत भोजन किया जाता था। करना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं। जहां माता लक्ष्मी बसती है, पाक गृह, वहां जूता पहन के जा रहे हैं। बड़ी विचित्र है। तो बेटा मैं तुम लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि भारतीय संस्कृति का अनुकरण करते हुए अपने पोशाक, अपने बोलचाल को बना के रखना और जरूर प्रातः काल उठ करके माता जी को चरण स्पर्श करना। माता पिता
दादा दादी है तो उनको भी ऐसा शिष्टाचार बनाया। विद्यालय ज्ञानार्जन की सार्थकता इसी में है। सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाने से ही नहीं, तुमने उस सामाजिकता, वो आदर्शता रहनी चाहिए। आ जाओ, हम पढ़ रहे थे आज अपन पढ़ेंगे बेटा, ये तुम्हारा ये पाठ तो पूरा हो गया था। कौन सा? 1.3 बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी के ये पाठ पूर्ण कर दिए थे। इसके प्रश्नोत्तर वगैरह भी हो गया था। अब आ जाते हैं ये भाषा अध्ययन है, ये भी बतला दिया था ना। भाषा अध्ययन को अवश्य किया करो। उपसर्ग तुमको बतला दिया था बेटा, समझे ना। आ जाओ अब इसके बाद दूसरी इकाई समसामयिक मुद्दे। हैं? देखो, समसामयिक मुद्दे क्या है? इसको समझ लेना। समसामयिक मुद्दे माने बराबरी का वातावरण। सब माने बराबर। आज समाज इतनी विसंगतियां हैं समाज में कि कुछ ना पूछो। ये पाठ मैं मजदूर हूं, इतना अच्छा पाठ है कि मजदूर भी मानव है और बड़े पहुंचे हुए जो दाऊ काऊ है वो भी मानव है। तो दोनों अंतर नहीं होना चाहिए। मानवता सब में एक समान होना चाहिए, परंतु नहीं, भिन्न है। तो ये पाठ बता रहा कि समसामयिक मुद्दे समाज से इस प्रकार की कुरीतियों को हटाना है। भेदभाव, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये ठीक नहीं। आइएगा मैं मजदूर हूं, ये पाठ समसामयिक मुद्दे को देखना है पहले, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। क्या कहता है ये?
हमारे आसपास सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के ऐसे कई समसामयिक मुद्दे हैं जिन पर हमें पढ़ने, विचार विमर्श करने और एक चेतना विकास विकसित करने की आवश्यकता है। एक जिज्ञासा उपस्थित करने की या विकसित करने की जरूरत है। हम रोजमर्रा में ऐसे विषयों से रूबरू होते रहते हैं और कई बार हम उनकी ओर सचेत रूप से ध्यान नहीं देते, सतर्कता पूर्वक उसकी ओर ध्यान नहीं देते, या कई बार हमारे पास वह नजरिया भी नहीं होता है जिनके माध्यम से उनको विश्लेषण कर पाए। इस इकाई में यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में वह नजरिया व समालोचनात्मक दृष्टि विकसित हो जिससे कि सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को समझ पाए। सामाजिक राजनीतिक यथार्थ अर्थात वास्तविकता क्या है, इसको समझ जाना चाहिए। मैं मजदूर हूं एक विचारात्मक लेख है। विचार करने योग्य, सोचना है उसके बारे में, जिसमें लेखक ने मजदूर वर्ग की कहानी को आत्मकथात्मक शैली में लिखा और यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस दुनिया के वर्तमान स्वरूप तक विकसित होने की यात्रा में मजदूर वर्ग की पूर्ण रूपेण भूमिका रही है, लेकिन मजदूरों की अपनी जिंदगी पहले की तरह आज भी अस्त व्यस्त है। राष्ट्र कवि रामधारी जी दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म 1950 में संविधान लागू होने पर उसी समय लिखी गई थी। यह कविता आत्मजन्म में निहित शक्ति का हमारे परिचय करवाती है और आत्मजनता के हाथ में शासन सूत्र सौंपने का आह्वान करती है कि अब दावगिरी समाप्त। ऐसा साहित्यकारों का कथन। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। विभिन्न तरह के साहित्यकारों ने अपने प्रयास से समाज में बनी हुई कुरीतियों, बनी हुई खराब भावनाओं को अलग कर देना चाह रहे हैं।
रामधारी सी दिनकर इसकी कविता है ना, आम जनता के हाथ में शासन सूत्र सौंपने का आह्वान करती। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। अब व्यंग काला के थे जानते हो, व्यंग एक ऐसी रचना है जिससे जिसके बारे में ये व्यंग बोला जा रहा वो समझ जाए कि वास्तव में मुझसे त्रुटि हो गई और मुझको इसका परिवर्तन करना है, विकास करना है, अच्छे मार्ग पर चलना है। ये सारी चीजें व्यंग से आती। दूसरे अपने वास्तविक दुखों को भूल करके उनके छद्म दुखों को दुखी हो, ये समसामयिक मुद्दे। अब आ जाओ 2.1 के अंतर्गत मैं मजदूर हूं। इसके रचयिता हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जो मैं मजदूर हूं के लेखक हैं। पाठ को पढ़ने के पहले हम रचनाकार के संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन किया माने गहराई तक। हिंदी साहित्य के ललित निबंधकारों में इनका स्थान महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। कोई कम ज्ञानी नहीं थे। हाँ, इनकी जो लेख है वो समाज के कल्याण कारक। देखो क्या कहता है, इनकी भाषा शैली तत्सम, शब्दों से मुक्त, सामयिक, साहित्यिक खड़ी बोली है। अपने विवेचनात्मक, भावुकतापूर्ण
और चित्रात्मक इन भावनाओं से भरे हुए इनकी रचनाएं। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली होती है। लेख भी इनके खड़ी बोली है। आ जाओ अब इसके बाद आपने विवेचनात्मक भावुकतापूर्ण चित्रात्मक भाषा का प्रयोग तथा कहीं कहीं चित्ररेखा शैली का प्रयोग किया है। ये चित्ररेखा क्या है जानते हो बेटा? अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में चित्ररेखा ये गद्य विधा है। गद्य विधा की एक इकाई है। हाँ, तो इस तरह से इनकी भाषा बड़ी सरल, आसानी से समझ में आ जाने वाली। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्यिक और कला, कालिदास का भारत, कादंबरी, ठूठ आम, बुद्ध वैभव, सागर की लहरों पर इतिहास साक्षी है। ये आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की। तो इस तरह से ये रहा नागार्जुन उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इसके संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम आते हैं मैं मजदूर हूं। कहां पर देखेंगे? मैं मजदूर हूं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। हाँ, रेखा चित्र अभी चर्चा हो रही थी। बताओ रेखा चित्र क्या है? हमारे साहित्य की दृष्टिकोण से रेखा चित्र क्या है?
किसके अंतर्गत आता है रेखा चित्र? पद्य साहित्य में आता है कि गद्य साहित्य में आता है? कौन से साहित्य में आता है रेखा चित्र? हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में विभक्त, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो रेखा चित्र जो है एक गद्य विधा है, रिपोर्टाज, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। इन्हें गद्य साहित्य कहा जाता है। तो देखो, ये जो है मैं मजदूर हूं, ध्यान से देखो, मैं पढ़ रहा हूं। मैं मजदूर हूं, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। मैं मेहनत कश मजदूर हूं, आदमी से बनेलेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता का ये तक की हथौड़ियों पर मेरे हथौड़े का चोट है। बनाने में करवट ली तो बनाने में जमाने ने करवट ली है, पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। जमीन से पीठ लगाना अर्थात आराम करना। पीठ नहीं लगाई। है ना? जवानी ने करवट ली, पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। सुस्तानी के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजू पर जवाना टिका है, घुटना पर अलकस दम तोड़ती है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, उसे उठाने वाले एटलस के साथ पर मैं वो हूं कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। ये अंश है बेटा। इस अंश में कोई पंक्ति यदि परीक्षा की दृष्टिकोण से बैठ गया तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? संकेत जैसे आ गया हो उतना तो संकेत हो जाएगा। संदर्भ में लिखोगे गद्य का यह अंश हमारे
गद्य भारती के 1.3 2.1 मैं मजदूर हूं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित समाज में जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को दूर करने के प्रयास से इन विद्वानों ने समाज के समक्ष इस प्रकार से साहित्य का रखा। मैं मेहनत कश मजदूर हूं। आदमी के बनाने पल से लेकर के आज की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। जमाने ने करवट ली पर मैंने कभी जमीन तक पीठ नहीं लगाई। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजू पर जमाना टिका है। घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। उसे उठाने वाले एटलस के साथ पर भी तो हूं कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। ये अंश साहित्यकार ने पहले इसका संदर्भ देख लो। गद्य की ये पंक्तियां डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित मैं मजदूर हूं नामक गद्य से लिया गया है। और यह कौन सी विधा है जानते हो? मैं मजदूर हूं। हाँ, इसको बेटा साहित्य के दृष्टिकोण से कहते हैं इसको आत्मकथा। आत्मकथा। और जानते हो क्या? रुपए की आत्मकथा सुना है? रुपया कहता है कि मैं तो रुपया हूं, मैं लोगों को नचाता हूं, नचाऊंगा और नचा रहा हूं, मैं रुपया हूं। इस तरह से बेटा साहित्य की भाषा में साहित्यकार जिस दृष्टिकोण से देखता है, हम वैसा एडजस्ट नहीं हो पाते। जबकि त्रुटियों को हटा करके और सामूहिक मुद्दों पर या सबका हित हो ऐसा कार्य करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1919
मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तो साहित्यकारों को साहित्य की दृष्टिकोण से जो साहित्य को देखते हैं और वो जो है इस तरह से सामाजिक विषमताओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब मैं मजदूर हूं नामक पाठ हम अगले पीरियड में आपको समझाएंगे। ठीक।